वेलकम बैक। पिछले लेक्चरों में हम लोगों ने देखा कि एड्रेसिंग मोड्स क्या होते हैं और हम लोगों ने रिलेटिव नहीं, रजिस्टर एड्रेसिंग मोड, एब्सोल्यूट एड्रेसिंग मोड जिसको हम डायरेक्ट एड्रेसिंग भी बोलते हैं, इमीडिएट और इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड्स के बारे में बात करी थी। 4 एड्रेसिंग मोड अभी तक हम लोग कवर अप कर चुके हैं। आगे के लेक्चर्स में हम लोग इंडेक्सिंग एंड एरेस के ऊपर बात करेंगे। एरे एक सी का कॉन्सेप्ट है या फिर आप बोलिए एक प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट है, लेकिन हम लोग उसको COA में कैसे यूज़ करते हैं और एड्रेसिंग मोड से कैसे लिंक आउट होता है वो देखा जाएगा। जिस तरीके से हम इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड का यूज़ करके पॉइंटर्स एनेबल करते हैं, वैसे ही इंडेक्सिंग एड्रेसिंग मोड को यूज़ करके हम लोग एरेस का कॉन्सेप्ट को इम्प्लीमेंट करते हैं। ठीक है, रीडिंग शुरू करते हैं। द नेक्स्ट एड्रेसिंग मोड वी डिस्कस प्रोवाइड्स अ डिफरेंट काइंड ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी फॉर एक्सेसिंग ऑपरेंड्स। तो जो अगला एड्रेसिंग मोड है वो एक हमें फ्लेक्सिबिलिटी, अलग तरीके की फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है जब भी हम किसी ऑपरेंड को या फिर किसी वैल्यू को एक्सेस करने की कोशिश करते हैं। इट इज़ यूजफुल इन डीलिंग विद द लिस्ट्स एंड एरेस। तो इंडेक्स एड्रेसिंग मोड का क्या काम है, वो हमें एरेस और लिस्ट जैसे कॉन्सेप्ट के साथ डील करने में हेल्प करता है। वहीं हम इंडेक्स मोड की बात करें, द इफेक्टिव एड्रेस ऑफ द ऑपरेंड इज जनरेटेड बाय एडिंग अ कांस्टेंट वैल्यू टू द कंटेंट ऑफ अ रजिस्टर। तो हम एड्रेस वैल्यू किसी ऑपरेंड की कैसे जनरेट करते हैं, एक कांस्टेंट को ऐड करते हैं, किससे, कंटेंट ऑफ द रजिस्टर से। तो रजिस्टर के एक कंटेंट के साथ हम किसी कांस्टेंट वैल्यू को ऐड कर देंगे जिससे कि हमें एक इफेक्टिव एड्रेस पता चल जाएगा कि वो ऑपरेंड कहाँ है, वो एड्रेस हमारा निकल के आ जाता है। ठीक है, द रजिस्टर यूज्ड मे बी आइदर अ स्पेशल रजिस्टर प्रोवाइडेड फॉर दिस पर्पस। तो जो हमने रजिस्टर यूज किया वो तो शायद एक स्पेशल रजिस्टर भी हो सकता है या कोई नॉर्मल रजिस्टर भी हो सकता है, और मोर कॉमनली इट मे बी एनी ऑफ अ सेट ऑफ जनरल पर्पस रजिस्टर इन द प्रोसेसर। या तो वो एक स्पेशल रजिस्टर हो सकता है या तो कोई एक नॉर्मल जनरल पर्पस रजिस्टर हो सकता है जो प्रोसेसर के अंदर अवेलेबल होते हैं। इन आइदर केस इट इज रेफर टू एज एन इंडेक्स रजिस्टर। हम लोग जो भी रजिस्टर यूज करें, या तो वो अगर स्पेशल है या जनरल पर्पस है, जनरल पर्पस को हम जनरल पर्पस ही बोलते हैं, लेकिन हम लोग जब भी इंडेक्स एड्रेसिंग मोड की बात करेंगे तो हम उसको रेफर कैसे करेंगे, इंडेक्स रजिस्टर की तरह रेफर करेंगे। ठीक है, वी इंडिकेट द इंडेक्स मोड सिंबॉलिकली एज XRI। तो हम लोग जनरली XR को बोलते हैं, ये इंडेक्स रजिस्टर का वो है, और इसको डिनोट कैसे करते हैं, X ब्रैकेट में RI। ठीक है, where X denote the constant value contained in the register and RI is the name of the register involved। तो X क्या हो गया, वो कोई सी भी constant value, और RI क्या हो गया, उस रजिस्टर का नाम जो कि उसमें इन्वॉल्व है। द इफेक्टिव एड्रेस कैसे कैलकुलेट करेंगे, द इफेक्टिव एड्रेस ऑफ द ऑपरेंड इज गिवन बाय इफेक्टिव एड्रेस का शॉर्ट फॉर्म EA इज इक्वल्स टू X जो कांस्टेंट वैल्यू है प्लस कंटेंट ऑफ RI। हमें पता है जब भी हम किसी भी रजिस्टर या फिर मेमोरी लोकेशन की बात करते हैं, अगर हम उसको एक स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर देते हैं तो हमें क्या मिलता है, उसकी वैल्यू मिल जाती है। तो हमने RI को इस स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर दिया तो हमें उसकी एक वैल्यू मिल गई। द कंटेंट ऑफ द इंडेक्स रजिस्टर आर नॉट चेंज इन द प्रोसेस ऑफ जनरेटिंग द इफेक्टिव एड्रेस। तो हमारे कंटेंट जो इंडेक्स रजिस्टर होते हैं उसका कंटेंट चेंज नहीं होता है जब भी हम लोग इफेक्टिव एड्रेस जनरेट कर रहे होते हैं। इन एन असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम द कॉन्स्टेंट X may be given either as an explicit number or as a symbolic name representing a numerical value। तो क्या हो गया, जब भी हम असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम में एक कांस्टेंट X दे रखा होता है, या तो वो हमारा एक नंबर होता है या फिर एक सिंबॉलिक नेम होता है जो कि किसी वैल्यू को, न्यूमेरिकल वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। द वे इन विच अ सिंबॉलिक नेम इज एसोसिएटेड with a specific numerical value will be discussed in section 2.6। तो जो भी हमारे पास यहाँ पे symbolic name है जो कि किसी numerical value के साथ लगे हुए हैं, associated है, related है, वो हम लोग 2.6 में डिस्कस करेंगे, जो कि अभी आने वाला है। 2.5 चल रहा है, 2.6 next year। When the instruction is translated into machine code, the constant X is given as a part of the instruction and is usually represented by fewer bits than the word length of the computer। तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट जानकारी नहीं है, अभी तक हमें जो भी इंपॉर्टेंट एज कम्पेयर टू गेट के हिसाब से हमें देखना है वो था इंडेक्स रजिस्टर और कैसे इफेक्टिव एड्रेस कैलकुलेट करते हैं, वो हमने देख लिया। अब
थोड़ा इन डेप्थ जाने की कोशिश कर रहे हैं हम लोग, तो वो वहाँ पे बोलता है कि जब भी हम लोग किसी इंस्ट्रक्शन को ट्रांसलेट करते हैं मशीन कोड में, तो हमारा जो कांस्टेंट x है वो हम लोग इंस्ट्रक्शन के पार्ट में ही दे देते हैं और उसको वर्ड लेंथ के, जो कंप्यूटर की वर्ड लेंथ है उससे कम बिट में हम लोग रिप्रेजेंट करने की कोशिश करते हैं. सिंस x इज अ साइंड इंटीजर इट मस्ट बी साइन एक्सटेंडेड. तो एक साइन इंटीजर होता है तो उसमें साइन एक्सटेंशन भी होना चाहिए, तो 2's कॉम्प्लीमेंट में हमें उस नंबर को देना पड़ेगा. टू द रजिस्टर लेंथ बिफोर बीइंग एडेड टू द कंटेंट ऑफ द रजिस्टर. Figure 2.13 illustrates two ways of using index mode. In figure 2.13a, the index register RI contains the address of the memory location. तो पहले हम लोग 2.13 देख लेते हैं. तो ये तो पूरा हमारा 2.13 का डायग्राम है. ये B है, ये A है. ठीक है. तो पहले उसने क्या बोला था, जब हम साइन एक्सटेंशन की बात कर रहे थे, वो बोला था सेक्शन 2.1.3 को देखो. तो 2.1.3 को अगर हम देखने जाएं सेक्शन को, जो कि शायद हम लोगों ने डिस्कस नहीं किया होगा, लेकिन जहां तक मेरी जानकारी है वो 2's कॉम्प्लीमेंट की ही बात कर रहे हैं. ये साइक्लिक प्रॉपर्टी है, ये सब हम सी में डिस्कस करेंगे, तो इसका इतना वो नहीं है हमारे पास कि हम लोगों को ज़्यादा वो लेना है. 2.13 एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ साइन इंटीजर्स. तो साइन इंटीजर्स का कैसे एडिशन और सब्ट्रैक्शन होगा ये सब हम देखेंगे आगे, कि हम लोग कैसे ओवरफ्लो को सॉर्ट आउट करते हैं, कैसे पता चलेगा, कैसे कैरी इन को देखते हैं. तो ये सब चीज़ें इतनी वो नहीं है, हार्ड नहीं है. अभी तक जो भी हमने इंडेक्सिंग मोड्स में पढ़ा है वो इम्पॉर्टेंट कहाँ तक है कि वो एरेज और लिस्ट के लिए हेल्प करते हैं. हम लोग रजिस्टर को की वैल्यू को एक कांस्टेंट वैल्यू के साथ ऐड करते हैं तो हमें इफेक्टिव एड्रेस मिल जाता है. ये मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है. और पूरे आज के लेक्चर का सार भी यही रहेगा कि हम लोग इंडेक्सिंग में क्या इस्तेमाल कर रहे हैं. ठीक है. 2.5 पे थे, 2.5.5 पे थे जहाँ तक मेरे को याद है हम लोग. हाँ, 2.5.3 पे थे. चलो, तो हमें देखना था 2.13 और 2.13 यहाँ पर है. यहाँ पे हमें दो तरीके से दे रखा हुआ है. ऑफसेट इज गिवन एज एन कांस्टेंट. तो यहाँ पे हमें जो ऑफसेट है वो हमें एक कांस्टेंट के हिसाब से दे रखा है. तो ऐड 20 RI, तो 20 को हमें RI की वैल्यू के साथ, R1 की वैल्यू के साथ प्लस करना है. तो R1 में क्या वैल्यू है, 1000. तो 20 + 1000 इज इक्वल्स टू 1020, और उसको जो 1020 पे है उसको R2 में हमें ऐड कर देना है. तो ऑपरेंड हमें मिल जाएगा 1020 पे. तो ऑफसेट इज डायरेक्टली गिवन एज अ कांस्टेंट. तो हमें ऑफसेट कांस्टेंट की तरह दे रखा है. यहाँ पे क्या है, ऑफसेट इज इन द इंडेक्स रजिस्टर. तो वो बोल रहा है ऑफसेट कहाँ पे है, इंडेक्स रजिस्टर में. 1000 RI. तो हम क्या करना है, हमारा जो ऑफसेट है पहले वाले में तो वो कांस्टेंट की तरह दे रखा था, लेकिन दूसरे वाले में इंडेक्स रजिस्टर में हमें ऑफसेट की वैल्यू दे रखी है. आपको जो ऐड करना है, ऑफसेट क्या होता है, जो आपको ऐड करना होता है अलग से, जो कि कांस्टेंट है, वो आपको या तो डायरेक्टली दे दिया हो इंस्ट्रक्शन में कि जाओ x की वैल्यू या तो डायरेक्टली दे दी गई हो, या फिर x की वैल्यू आपको किसी इंडेक्स रजिस्टर में दी गई हो. ठीक है. तो उसने बोला यहाँ पे दूसरे वाले में x की वैल्यू आपको एक इंडेक्स रजिस्टर में दे दी गई है, और आप जब 1000 को 20 के साथ प्लस करोगे तो 1020 पे आपको ऑपरेंड मिल जाएगा. यही चीज़ हमें थ्योरेटिकली पढ़नी भी है उधर. वो वहाँ पे क्या बोल रहा है, फिगर 2.13 इलस्ट्रेट्स टू वेज ऑफ यूजिंग द इंडेक्स मोड. तो 2.13 में अभी जैसे हमने देखा दो तरीके दे रखे हैं इंडेक्स मोड को यूज़ करने के. फिगर 2.13 में हमने क्या देखा कि जो इंडेक्स रजिस्टर R1 है वो एक मेमोरी लोकेशन का एड्रेस अपने पास रख रहा है, और जो x की जो ऑफसेट है, जो x है, कांस्टेंट वैल्यू है हमारी, वो हमें कहाँ पे दे रखी है, डायरेक्टली दे रखी है. ठीक है. एक बार पढ़ लेते हैं तो आपको इंग्लिश भी पता चल जाएगी हमें कैसे समझना होता है क्वेश्चन जब आते हैं. द इंडेक्स रजिस्टर R1 कंटेन्स द एड्रेस ऑफ अ मेमोरी लोकेशन. तो हमने जैसे अभी देखा कि R1 में हमारे पास एक मेमोरी लोकेशन का एड्रेस था 1000, एंड द वैल्यू x डिफाइंस एन ऑफसेट. तो x क्या है, ऑफसेट है,
ऑल्सो कॉल्ड एज डिस्प्लेसमेंट, इसको हम डिस्प्लेसमेंट भी बोलते हैं, फ्रॉम दिस एड्रेस टू द लोकेशन वेयर द ऑपरेंट इज फाउंड। सो 1000 से कितना आपको डिस्प्लेस होना है, जहाँ पे आपका ऑपरेंट होगा वो वैल्यू आपको एक्स में, एक्स के थ्रू दे रखी होती है। तो 20 वो बोल रहा है कि 1000 to 20 पोजीशन आप मूव करेंगे तो आपको मिल जाएगा आपका ऑपरेंट, ठीक है। An alternative use is illustrated in figure 2.13b. Here the constant x corresponding to a memory address. तो यहाँ पे जो x की वैल्यू जो कांस्टेंट है वो हमारी मेमोरी एड्रेस है। पहले वाले में x हमें ऑफसेट के रूप में दे रखा था, दूसरे वाले में हमें x एज अ मेमोरी लोकेशन दे रखा है। एंड द कंटेंट ऑफ द इंडेक्स रजिस्टर डिफाइन द ऑफसेट ऑफ द ऑपरेंट। तो जो इंडेक्स रजिस्टर के कंटेंट है वो अब डिफाइन कर रहा है किसको, ऑफसेट को। पहले वाले में इंडेक्स रजिस्टर के कंटेंट क्या बता रहा था, मेमोरी लोकेशन बता रहा था, दूसरे वाले में आपको कंटेंट बता रहा है ऑफसेट। In either case, the effective address is the sum of two values. One is given explicitly in the instruction and other one is stored in the register. तो वो क्या बोल रहा है कि जो हमने दोनों केस में देख लिया, जो इफेक्टिव एड्रेस है वो दोनों वैल्यूज का सम है, समीशन है, किसका, जो एक ऑफसेट है और एक मेमोरी लोकेशन का समीशन है। और एक में आपको इंस्ट्रक्शन में ऑफसेट वैल्यू दे रखी है, दूसरे वाले में आपको रजिस्टर के अंदर स्टोर करके दे रखा है। ये हमने डायग्राम पहले भी देखा था, दोबारा देख लेते हैं। व्हेन द ऑफसेट इज गिवन एज अ कांस्टेंट एट 20 R1, R2, तो हम क्या करेंगे, R1 की वैल्यू को 20 के साथ पहले एडिशन करेंगे, उससे हमें इफेक्टिव एड्रेस मिलेगा, वहाँ पे जो ऑपरेंट होगा उसको R2 की वैल्यू के साथ ऐड करके R2 में स्टोर करा देंगे। बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। आगे देखा हमने ऑफसेट इज इन द इंडेक्स रजिस्टर। ऑफसेट हमारा कहाँ पर दे रखा है, इंडेक्स रजिस्टर के अंदर। तो उसने क्या बोला, 1000 R1, तो 1000 को R1 के साथ ऐड करो, 1020 बनेगा। 1020 पे जाके ऑपरेंट उठा के R2 के साथ ऐड करो और R2 में ही स्टोर कर दो। ये हो गया हमारा दूसरा मेथड। टू सी द यूजफुलनेस ऑफ द इंडेक्स्ड एड्रेसिंग, consider an example involving a list of test score for student taking a given course. Assume that the list of scores beginning at location list. तो क्या बोल रहा है, इसको और सिंपल तरीके से समझने के लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग एक एग्जाम्पल ले रहे हैं जिसमें हमारे पास एक स्कोर है। किसका स्कोर है, बच्चों का स्कोर है, जिसमें उन्हें एक किसी करस्पॉन्डिंग कोर्स के अकॉर्डिंग कोर्स के उस पर उन्हें स्कोर्स आए हैं, ठीक है। जैसे मैथ हो गया तो वहाँ पे आपको स्कोर्स जो आते हैं, टेस्ट स्कोर्स, वो आपके पास दे रखे। अब हमने अज्यूम क्या करना है, अज्यूम दैट द लिस्ट ऑफ स्कोर्स बिगिनिंग एट द लिस्ट। तो वो बोल रहा है कि जो लिस्ट है हमारे स्कोर की वो कहाँ से शुरू हो रही है, वो लोकेशन लिस्ट से शुरू हो रही है, ठीक है। अब हम इसका फिगर 2.14 एक बार देख लेते हैं। तो हमें यहाँ पे लिस्ट पे हमें दे रखा है कि क्या क्या स्कोर्स हैं और कैसे हैं, कि एक स्टूडेंट आईडी दे रखी है, उसके बिहाफ पे सारे स्कोर, फिर दूसरी स्टूडेंट आईडी दे रखी है, उसके बिहाफ पे सारे स्कोर, ठीक है। तो ऐसे हमें अ लिस्ट ऑफ स्टूडेंट और उनके मार्क्स दे रखे हैं। पढ़ लेते हैं। Assume that the list of scores beginning at location list is structured as shown in figure 2.14. A 4-word memory block comprises a record that stores the relevant information for each student. तो 4 वर्ड की मेमोरी हमारा एक ब्लॉक लेगा और क्या करेगा, उसमें ही वो सारी इंफॉर्मेशन अपने पास रखेगा हर एक स्टूडेंट के लिए। Each record consists of a student identification number. हर एक रिकॉर्ड स्टूडेंट आईडी रखता है, फॉलोड बाय द स्कोर्स अर्न्ड ऑन 3 टेस्ट। स्टूडेंट आईडी के साथ साथ वो 3 टेस्ट के मार्क्स भी अपने पास रखेगा। देयर आर n स्टूडेंट इन द क्लास एंड द वैल्यू n इज स्टोर्ड इन द लोकेशन n इमीडिएटली इन फ्रंट ऑफ द लिस्ट। सो लिस्ट से ऊपर ही हमारे पास n स्टोर करके रख दिया हमने नंबर ऑफ स्टूडेंट। The address given in the figure for the student ID and the test score assume that the memory is byte addressable and that the word length is 32 bits. तो उसने word length बता दी कि एक वर्ड की जो मेमोरी है वो जो एक वर्ड की लेंथ है वो 32 बिट है। इसको हमने 8 से डिवाइड किया, हमें पता चल गया कि एक मेमोरी सेल 4 बाइट लेगा, ठीक है।
तो उसने बोला कि एक वर्ड 4 बाइट का है और 4 वर्ड मिलके एक रिकॉर्ड स्टोर कर रहे हैं, ठीक है। मतलब स्टूडेंट आईडी 4 बाइट लेगा, उसका एक मार्क 4 बाइट लेगा, दूसरा मार्क 4 बाइट लेगा, तीसरा मार्क्स 4 बाइट लेगा। तो ऐसे मिला के आपके कितने बन जाएंगे, 4 वर्ड बन जाएंगे, ठीक है। तो उसने ये तो बोला, यहाँ पे देखो क्या बोला, ईच रिकॉर्ड कंसिस्ट ऑफ स्टूडेंट आइडेंटिफिकेशन नंबर फॉलोड बाय इतना ऑन, इधर देखते हैं, अ 4 वर्ड मेमोरी ब्लॉक कंप्राइजेस अ रिकॉर्ड दैट स्टोर द रेलेवेंट इंफॉर्मेशन। तो 4 वर्ड की मेमोरी लगेगी आपको। एक वर्ड में आप स्टूडेंट का नंबर आईडी नंबर रखेंगे, दूसरे में पहला स्कोर, तीसरे में दूसरा स्कोर और चौथे में तीसरा स्कोर। 4 वर्ड की मेमोरी आपकी लगेगी हर एक स्टूडेंट का रिकॉर्ड संभालने में। We should note that list in figure 2.14 represent a 2-dimensional array having n rows and 4 columns. तो we should note, इसको नोट करके रख लें कि 2D array का हम लोग यूज कर रहे हैं। Each row contains the entry of one student and the column given the IDs and the test score. तो एक रो एंट्रीज ले रही है हर एक स्टूडेंट की और कॉलम क्या कर रहे हैं, आईडी और टेस्ट स्कोर अपने पास रख रहे हैं। सपोज दैट वी विश टू कंप्यूट द सम ऑफ ऑल स्कोर्स ऑब्टेन्ड ऑन ईच ऑफ द टेस्ट एंड स्टोर दिस सम इन मेमोरी लोकेशन sum 1, sum 2 and sum 3. A possible program for the task is given in figure 2.15. तो हम 2.15 भी देख लेते हैं। तो एक प्रोग्राम दे रखा है कैसे हम कैलकुलेट कर सकते हैं। In the body of the loop, the program uses the index addressing mode in the manner depicted in figure 2.13a to access each of the 3 test scores in a student record. तो हम लोगों ने लूप के अंदर इंडेक्स रजिस्टर को यूज किया है, इंडेक्स एड्रेसिंग मोड को यूज किया है, जैसे कि हमने 2.13a में किया था। अब 2.13a में क्या किया था हम लोगों ने, हमने एड्रेस को इंडेक्स रजिस्टर में स्टोर करके रखा था और कांस्टेंट की वैल्यू हमने x के रूप में इंस्ट्रक्शन में ही दे रखी थी। रजिस्टर R0 is used as the index register. Before the loop is entered, R0 is set to point the ID location of the first student. तो R0 को कहाँ हमने पॉइंट करा दिया, स्टूडेंट की ID लोकेशन, जो कि क्या है, जो कि लिस्ट है, ठीक है। आते नीचे, Thus it contains the address of list. So उसने नेक्स्ट लाइन में ये भी बता दिया कि वो एड्रेस लिस्ट को अपने साथ रख रहा है R0 पे। On the first pass through the loop, test scores of the first student are added to the running sum held in register R1, R2 and R3, which are initially cleared to 0. तो हमने फर्स्ट लूप जब चलाया तो हमने R1, R2, R3 में क्या रख दिया, सम रखने के लिए हमने उनको खाली कर दिया था, इनिशियली क्लियर टू 0। एक बार प्रोग्राम देख लेते हैं क्योंकि थ्योरेटिकली थोड़ा कंफ्यूजिंग हो सकता है। मूव, पहले हमने लिस्ट को R0 में मूव कर दिया, इमीडिएटली जो लिस्ट है वही चली जाएगी पूरी, ठीक है। क्लियर किया R1, R2, R3 को, इनिशियली उसने बोला था क्लियर करने के लिए, क्लियर भी कर दिया। मूव किया हमने n की वैल्यू, नंबर ऑफ स्टूडेंट की वैल्यू R4 में हमने मूव करी, मतलब मूव मतलब कॉपी। हमने पहले देखा था कि मूव इंस्ट्रक्शन में होता क्या है, एक्चुअली हमें पता चला था कि मूव में एक्चुअली वैल्यूज कॉपी होती हैं। फिर हमने क्या किया, ऐड 4 R0, तो R0 में क्या है, लिस्ट की वैल्यू, और हमने उसमें 4 को ऐड कर दिया, तो लिस्ट प्लस 4 R1। तो हमने R1 की वैल्यू के साथ 0 प्लस क्या कर दिया, जो पहले टेस्ट स्कोर है हमारे पास, अगर हम देखें तो लिस्ट प्लस 4 पे क्या है, टेस्ट 1 की वैल्यू है, जो हमने पहला टेस्ट में स्कोर किया है वो लिस्ट प्लस 4 में है, और लिस्ट प्लस 4 कहाँ पे आ गया, R0 पॉइंट कर रहा है। ऐसे हम लोग एक लोकेशन आगे बढ़े और हमने उसको R1 के साथ ऐड किया। R1 में क्या था हमारा 0, तो क्या वैल्यू हो जाएगी R1 में, टेस्ट 1 की जितने मार्क्स है वो R1 में चले जाएंगे।
आर नॉट में क्या है, लिस्ट की वैल्यू, और लिस्ट प्लस 8 हो जाएगा, लिस्ट प्लस 8 होगा, टेस्ट 2 का स्कोर पता चल जाएगा। टेस्ट 2 का स्कोर को हमने कहाँ पे ऐड कर दिया, R2 में। लिस्ट प्लस 12 पे क्या है, टेस्ट 3 का स्कोर है, उसको हमने कहाँ रख दिया, R3 में। तो हमें तीनों टेस्ट की वैल्यूज R1, R2 और R3 में मिल गई। हमने क्या किया, ऐड 16, R0, तो हमने अब 16 डायरेक्टली ऐड कर दिया, क्योंकि हमें पता है 4 वर्ड की मेमोरी लोकेशन एक रिकॉर्ड लेगा। तो लिस्ट प्लस 4 करेंगे, लेकिन हमें हमेशा पता रहता है बाइट एड्रेसेबल मेमोरी है, तो और एक वर्ड 4 बाइट के हिसाब से, तो 4 × 4 16, तो लिस्ट प्लस 16 हो गया। तो जैसे हम लिस्ट प्लस 16 करेंगे तो हम नेक्स्ट स्टूडेंट की आईडी पे पहुंचते हैं। डिक्रीमेंट करेंगे R4 को, R4 में क्या, नंबर ऑफ स्टूडेंट, तो n-1 हो जाएगा। ब्रांच इज ग्रेटर देन 0, मतलब वो कह रहा है कि जैसे ही R4 की वैल्यू 0 से बड़ी है तो दोबारा से लूप पे चले जाओ। लूप पे जाएंगे तो R1, R2, R3 में एडिशन होगा, ठीक है। तो इससे क्या पता चलेगा कि जितने भी बच्चे हैं उनका टेस्ट 1, टेस्ट 2 और टेस्ट 3 का समीशन हो जाएगा, ठीक है। और जब जैसी R4 की वैल्यू 0 होगी, मतलब एक भी बच्चा नहीं बचेगा, तो क्या होगा, R1 की वैल्यू को हम मूव कर देंगे सम 1 में, R2 की वैल्यू को मूव कर देंगे सम 2 में, और R3 की वैल्यू को मूव कर देंगे हम सम 3 में, और हमारा प्रोग्राम खत्म। तो हमने क्या किया इस प्रोग्राम में, हमने हर एक बच्चे का टेस्ट 1 का स्कोर, टेस्ट 2 का स्कोर, टेस्ट 3 का स्कोर अलग अलग सम लिया। मतलब कि अगर n बच्चे हैं तो n बच्चों के एक सब्जेक्ट में टोटल नंबर कितने आए हैं, दूसरे सब्जेक्ट में कितने आए हैं, पूरी क्लास के या बोल लो n स्टूडेंट्स के, वो हमने कैलकुलेट करें, ठीक है। तो एक बार रीड कर लेते हैं। रीड करने से अब हमें क्या पता, हमें एक लैंग्वेज समझ में आने लगती है। प्रोग्राम तो सबको ही समझ में आता है, लेकिन वो प्रोग्राम की लैंग्वेज क्या है वो हमें नहीं समझ में आती, तो वो हमें रीडिंग के थ्रू समझ में आ जाती है। On the first pass through the loop, the test score of the first student are added to the running sum held in register R1, R2 and R3। तो वो क्या बोल रहा है कि टेस्ट स्कोर को हमने फर्स्ट लूप में हम लोगों ने टेस्ट स्कोर पहले स्टूडेंट के ऐड कर दिया R1, R2, R3 में, जो कि इनिशियली क्लियर थे। हमने भी देखा सबसे पहले हमने लिस्ट को हमने R0 में मूव किया था और R1, R2, R3 को क्लियर किया था जब तक लूप नहीं चला था। लेकिन जैसे ही लूप चलना शुरू हुआ हमने R1, R2, R3 में टेस्ट स्कोर्स को ऐड करना शुरू कर दिया। These scores are accessed using the index addressing mode for R0, 8 R0 एंड 12 R0। ये भी हमने देखा लिस्ट प्लस 4, लिस्ट प्लस 8 और लिस्ट प्लस 12 की हेल्प से हमने टेस्ट 1, टेस्ट 2 और टेस्ट 3 के स्कोर्स को एक्सेस करने की कोशिश करी थी। द इंडेक्स रजिस्टर R0 इज देन इंक्रीमेंटेड बाय 16। अब हम R0 को इंक्रीज करते हैं 16 से, जिससे कि वो दूसरे स्टूडेंट की आईडी पे पॉइंट आउट करेगा। उसके बाद क्या करते हैं, इंक्रीमेंटेड बाय 16 टू पॉइंट टू द आईडी लोकेशन ऑफ द सेकेंड स्टूडेंट। रजिस्टर R4 इनिशियलाइज टू कंटेन द वैल्यू ऑफ n। हमने R0 को n वैल्यू को के साथ इनिशियलाइज किया था, जिसको हमने डिक्रीमेंट कर दिया है 1 से एट द एंड ऑफ ईच पास थ्रू द लूप। तो हम जैसे ही एक लूप खत्म होता है हमने R4 की वैल्यू को डिक्रीमेंट कर दिया 1 से। When the content of R4 reach 0, all the student records have been accessed and the loop terminates। जैसे ही R4 0 होता है सारे स्टूडेंट के हम रिकॉर्ड को एक्सेस कर लेते हैं और हमने लूप को खत्म कर दिया। Until then, the conditional branch instruction transfer control back to the start of the loop to process the next record। अगर 0 नहीं है तो क्या होगा, ब्रांच इंस्ट्रक्शन क्या करेगा, ट्रांसफर करेगा कंट्रोल किसको, लूप को, और वो दूसरे राउंड रिकॉर्ड की प्रोसेसिंग शुरू कर देगा। The last 3 instruction transfer the accumulated sum of register R1, R2 and R3 into the memory location sum1, sum2 and sum3। जब लूप खत्म हो जाता है उसके बाद लास्ट के 3 इंस्ट्रक्शन ट्रांसफर करते हैं, मूव करते हैं, कॉपी करते हैं R1, R2 और R3 की वैल्यू को sum1, sum2 और sum3 में रिस्पेक्टिवली। एक मतलब R1 की में sum1 में, R2 की sum2 में, R3 की sum3 में। It should be emphasized that the content of the index register R0 are not changed when it is used in the index addressing mode to access the score। तो हमें ये एक चीज़ पे emphasize करना पड़ेगा, जो हमारा इंडेक्स रजिस्टर है R0 उसकी वैल्यू को हमने चेंज नहीं किया
when it is used in the index addressing mode, जब भी हम उसको index addressing modes में यूज कर रहे थे to access the score of the student। तो जब भी हम लोग टेस्ट स्कोर को एक्सेस करने की कोशिश कर रहे हैं उस बीच में हमने आर नॉट की वैल्यू को चेंज ही नहीं किया है। द कंटेंट ऑफ आर नॉट आर चेंज्ड ओनली बाय द लास्ट एड इंस्ट्रक्शन इन द लूप। तो जब भी हम किसी टेस्ट स्कोर को एक्सेस करने की कोशिश कर रहे हैं तब हमने आर नॉट की वैल्यू को चेंज नहीं किया, लेकिन लास्ट में जब एडिशन हो जा रहे हैं सारे सम का, एक स्टूडेंट का रिकॉर्ड खत्म हो जाता है, तब दूसरे स्टूडेंट के रिकॉर्ड पे मूव करने के लिए हमें ऐड इंस्ट्रक्शन से आर नॉट की वैल्यू में कुछ ना कुछ ऐड करना पड़ा था। तो वो भी यही बोल रहा है, द कंटेंट ऑफ आर नॉट आर चेंज्ड ओनली बाय द लास्ट ऐड इंस्ट्रक्शन इन द लूप टू मूव फ्रॉम वन स्टूडेंट रिकॉर्ड टू द अदर। तो एक स्टूडेंट रिकॉर्ड से दूसरे स्टूडेंट रिकॉर्ड पे मूव करने के लिए हमने आर नॉट की वैल्यू में ऐड किया है, वरना हमने आर नॉट की वैल्यू को कभी चेंज नहीं किया। In general, the index mode facilitate access to an operand whose location is defined relative to a reference point within the data structure in which the operand appears. तो वो क्या बोल रहा है? In general, the index mode facilitates access to an operand whose location is defined relative to a reference point within the data structure in which operand appears. तो वो ये कहना चाह रहा है कि हम लोग तब इंडेक्स मोड का इस्तेमाल करते हैं जब हमारा एक ऑपरेंड की लोकेशन हमें किसी रेफरेंस पॉइंट के अकॉर्डिंग बताई गई हो। जैसे आपको बता दिया गया हो कि 1000 लोकेशन से 10 दूर आपका ऑपरेंड स्टोर है, तब हम इंडेक्स एड्रेसिंग मोड का जनरली यूज़ करते हैं। ये वही बात हो गई कि आप किसी से रास्ता पूछ रहे हैं या फिर आपने पूछा कि घनश्याम जी का घर कहाँ है, तो घनश्याम समझ में आया आपको कौन है घनश्याम? घनश्याम नहीं समझ में आया तो फिर हेरा फेरी, या फिर हेरा फेरी में वो है उन बाबूराव, उनके पास एक टेलीफोन आता है, घनश्याम है क्या, वैसे करके, ठीक है। तो वो उन्हीं का नाम मैंने उठा लिया है। घनश्याम जी का घर कहाँ है, तो वो बोलते हैं कि यहाँ से 10 घर छोड़ के घर है। तो एक घर से उन्होंने बोला कि ये पर्टिकुलर लोकेशन से 10 घर आगे चले जाओ, आपको मिल जाएगा। तब हम इंडेक्स मोड का यूज़ करते हैं जब भी हमें एक रेफरेंस पॉइंट दे रखा हो या फिर एक रिलेटिव एड्रेस दे रखा हो जिसकी मदद से हम आगे मूव कर सकें, ठीक है। इन द एग्जाम्पल गिवन द आईडी लोकेशन ऑफ द सक्सेसिव स्टूडेंट रिकॉर्ड आर द रेफरेंस पॉइंट। तो स्टूडेंट की जो आईडी लोकेशन है, लिस्ट प्लस 16, ये सारी क्या है, हमारी रेफरेंस पॉइंट थी। एंड द टेस्ट स्कोर्स आर द ऑपरेंड एक्सेस बाय द इंडेक्सिंग मोड। और जो टेस्ट स्कोर्स थे हमारे वो क्या थे, हमारे सारे ऑपरेंड थे या फिर बोल दो सारी वैल्यूज थी जिसको हमें इंडेक्स एड्रेसिंग मोड के थ्रू एक्सेस करने की ज़रूरत पड़ रही थी। वी हैव इंट्रोड्यूस द मोस्ट बेसिक फॉर्म ऑफ indexed addressing. Several variation of this basic form provide for very efficient access to memory operand in practical programming situation. For example, a second register may be used to contain the offset x, in which case we can write the index mode as ri, rj. The effective address is the sum of the content of the register ri and rj. The second register is usually called the base register. This form of index addressing provides more flexibility in accessing operand because both component of the effective address can be changed. तो अब वो क्या बोल रहा है कि जो अभी हमने इंडेक्स एड्रेसिंग मोड पढ़ी थी जहाँ पे हम इफेक्टिव एड्रेस एक इंडेक्स रजिस्टर के थ्रू चेंज करने की कोशिश कर रहे थे और एक एफसेट वैल्यू के अराउंड घूम रहे थे, वो एक बहुत ही बेसिक तरीका है इंडेक्सिंग मोड को इम्प्लीमेंट करने का। हम मोर एफिशिएंट वे इस्तेमाल कर सकते हैं जो कि प्रैक्टिकली हम लोग प्रोग्रामिंग में यूज़ करते हैं। वो होता है कि 2 रजिस्टर का इस्तेमाल करो जिसमें एक हमारा बेस रजिस्टर होता है। बेस रजिस्टर किसको बोलते हैं उस पर थोड़ा सा हम फोकस करेंगे। बेस रजिस्टर एक वो रजिस्टर है जिसकी वैल्यू आप रेफरेंस पॉइंट मानते हैं। सपोज करो उसने बोला आपका घर है 10th, मतलब आपके घर का एड्रेस है 39 और कोई बोलता है कि आपके घर के 10 घर छोड़ दो तो आपको मिल जाएगा। तो आप क्या करोगे, 39 में 10 प्लस करके आगे बढ़ोगे, ठीक है। तो जो 39 था वो हमारा बेस एड्रेस था।
तो वो 39 की वैल्यू आप बेस रजिस्टर में स्टोर करते हो। अब मेमोरी के अकॉर्डिंग बात करें तो अभी हमने जो देखा लिस्ट क्या थी, हमारी बेस एड्रेस था, ठीक है, जो हम बेस रजिस्टर में स्टोर करते हैं और उसके अकॉर्डिंग हम मूव करना स्टार्ट करते हैं। और आर आई में हम लोग ऑफसेट की वैल्यू रख देते। तो वो यही बोल रहा है, द अफेक्टिव एड्रेस इज द सम ऑफ द कंटेंट ऑफ रजिस्टर आर आई एंड आर जे। जो हमारा अफेक्टिव एड्रेस होगा वो आर आई और आर जे के सम के बराबर होगा। द सेकेंड रजिस्टर जो हम यूज कर रहे हैं उसको हम क्या बोलते हैं, बेस रजिस्टर। दिस फॉर्म ऑफ इंडेक्स एड्रेसिंग प्रोवाइड मोर फ्लेक्सिबिलिटी इन एक्सेसिंग ऑपरेंड। क्यों? क्योंकि हम इसमें इफेक्टिव एड्रेस के दोनों कंपोनेंट को, आर आई और आर जे दोनों को चेंज कर सकते हैं। एज एन एग्जाम्पल ऑफ वेयर दिस फ्लेक्सिबिलिटी में बी यूजफुल, कंसिडर अगेन द स्टूडेंट रिकॉर्ड डेटा स्ट्रक्चर। तो हम लोग फिर से उसी एग्जाम्पल पे वापस जा रहे हैं। इन फिगर 2.14 इन द प्रोग्राम in figure 2.15 we use the different index values in the 3 address instruction at the beginning of the loop to access different test scores। तो वो क्या बोल रहा है कि हमने इधर ऊपर अगर हम देखें ऐड इंस्ट्रक्शन जो तीनों हमने लूप के अंदर लगाए हैं, R0, 8 R0, 12 R0, 3 इंस्ट्रक्शन लगाने पड़े थे हमको जब भी हमने बेसिक एड्रेसिंग मोड के थ्रू बेसिक इंडेक्स एड्रेसिंग मोड के थ्रू एक्सेस करने की कोशिश करी थी। तब सपोज ईच रिकॉर्ड कंटेन्स अ लार्ज नंबर ऑफ आइटम। अब ये तो बहुत छोटा एग्जाम्पल हमने लिया था, लेकिन अगर हम एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड लेते हैं जिसमें बहुत सारे स्टूडेंट हैं, मैनी मोर देन द 3 टेस्ट स्कोर्स फॉर दैट एग्जाम्पल। तो उसने बोला कि एक ऐसा रिकॉर्ड ले लो जिसमें आपके पास n टेस्ट स्कोर्स है, 3 टेस्ट स्कोर्स नहीं है लेकिन बहुत सारे हैं। इन दिस केस वी वुड नीड द एबिलिटी टू रिप्लेस द 3 एड्रेस इंस्ट्रक्शन विद 1 इंस्ट्रक्शन इनसाइड अ सेकेंड लूप। तो वो क्या बोल रहा है कि उसमें हमें एक ही इंस्ट्रक्शन का यूज करना पड़े, ना कि 3 इंस्ट्रक्शन का यूज कर रहे हैं हम लोग सारे टेस्ट स्कोर्स को एक्सेस करने के लिए। मतलब हमारे पास 3 टेस्ट थे, टेस्ट 1, टेस्ट 2, टेस्ट 3, उसका सम हम R1, R2, R3 में रख रहे थे। अगर हमारे पास n स्कोर्स होते तो हम R1, R2, R3, R4, R5, R7, R8, R9, R10, R11, Rn तक जाते नहीं। वो कह रहा है ये बेवकूफ़ी है, ऐसा मत करो। उसने बोला एक और लूप लगा दो इसी लूप के अंदर जो आपके टेस्ट स्कोर्स को ऐड करता चले। तो उसने क्या बोला, सपोज ईच रिकॉर्ड कंटेन्स अ लार्ज नंबर ऑफ आइटम्स, मैनी मोर देन 3 टेस्ट स्कोर्स फॉर दैट एग्जाम्पल। In this case, we would need the ability to replace the 3 add instruction with 1 instruction inside a second loop। तो उसी लूप के अंदर उसने ब्रैकेट में नेस्टेड इसलिए लिखा है क्योंकि सेकेंड लूप तो बाहर भी हो सकता है। उसने बोला सेकेंड नेस्टेड लूप कि लूप के अंदर लूप लगा दो जो कि सिर्फ एक ऐड इंस्ट्रक्शन का इस्तेमाल करे, जस्ट एज द सक्सेसिव स्टार्टिंग लोकेशन ऑफ द रिकॉर्ड। तो एक हमें वहाँ पे रेफरेंस पॉइंट लेना पड़ेगा, आर मेंटेन इन द पॉइंट रजिस्टर R0। तो R0 के अंदर आपका एक रेफरेंस पॉइंट रहेगा। ऑफसेट ऑफ द इंडिविजुअल आइटम रिलेटिव टू द कंटेंट ऑफ R0 could be maintained in another रजिस्टर। तो जो ऑफसेट वैल्यूज होंगी वो आप दूसरे रजिस्टर में मेंटेन कर सकते हैं। द कंटेंट ऑफ दैट रजिस्टर वुड बी इंक्रीमेंटेड इन सक्सेसिव पासिव थ्रू द इनर लूप। तो उन रजिस्टर की वैल्यू को आप इंक्रीमेंट करते रहिए और जो कि एक दूसरे रजिस्टर में आपने मेंटेन करके रखी हैं जो भी वैल्यूज, उनको आप इंक्रीमेंट कर सकते हैं सक्सेसिव पासेस के। जब भी आपका हो एक पास खत्म हुआ, इंक्रीमेंट करो, पास चला दो। बेसिकली क्या कर रहे हैं हम लोग, फॉर लूप वाइल लूप का यूज कर रहे हैं। बस असेंबली लैंग्वेज में लिखा है इसलिए वहां पे आपको लूप दिख रहा है, वरना वो सिंपल एक फॉर लूप की तरह काम करने के लिए बता रहा है। येट अनदर वर्जन ऑफ द इंडेक्स mode uses 2 register plus a constant which can be denoted at x ri, rj। तो एक और हम लोग यूज करते हैं। देखो ये सारा आपको गेट में इसलिए काम आएगा क्योंकि इस पे न्यूमेरिकल आ सकते हैं, वरना ये थ्योरी व्योरी बस समझने की बात है। तो एक और हमारा वर्जन होता है x ri, rj। इन दिस केस द इफेक्टिव एड्रेस इज द सम ऑफ द कांस्टेंट and the content of the register ri, rj।
कुछ नहीं है, x की वैल्यू को ri और rj के साथ प्लस कर दो, हो जाएगा। दिस एडेड फ्लेक्सिबिलिटी इज यूजफुल इन एक्सेसिंग मल्टीपल कंपोनेंट इनसाइड ईच आइटम इन अ रिकॉर्ड। तो इससे क्या होता है, आप मल्टीपल कंपोनेंट्स को एक्सेस कर सकते हैं किसी भी रिकॉर्ड के अंदर। where the beginning of an item is specified by ri, rj part of the addressing mode। तो beginning किसी आइटम की हम लोग ri, rj से स्पेसिफाई कर सकते हैं। इन द अदर वर्ड्स दिस मोड इम्प्लीमेंट्स अ 3-डायमेंशनल अरे। तो हमने 2D अरे में ri, rj ही देखा था, लेकिन जब हम 3D अरे की बात करते हैं तब हमें x, ri, rj का इस्तेमाल करना पड़ता है। तो ये हमारे इंडेक्स एड्रेसिंग मोड के बारे में था, जिसके थ्रू हम लिस्ट और एरे को इम्प्लीमेंट करते हैं। हमने 3 बेसिक फॉर्म देखे इसके। एक में जब हम x को, जो कि एक कांस्टेंट वैल्यू है, उसको रजिस्टर कंटेंट के साथ ऐड कर रहे थे। दूसरे में जब हमें 2D एरे को इम्प्लीमेंट करना था, वहाँ पे हम 2 रजिस्टर ri, rj की वैल्यू को ऐड कर रहे थे। और जब हम 3D एरे की बात कर रहे हैं तो हमारे पास एक और कांस्टेंट आ जाता है x, तो हमें x, ri, rj तीनों के कंटेंट को ऐड करना होता है इफेक्टिव एड्रेस कैलकुलेट करने के लिए। तो इसमें हमें ये 3 ही फॉर्म याद रखने हैं जो उस पर हमारा शायद से न्यूमेरिकल आ सकता है। ठीक है, सीओ बहुत बड़ा एक कॉन्सेप्ट अपने साथ लेके आता है और उस कॉन्सेप्ट से भी बहुत सारे सवाल आते हैं। तो 8 से 10 नंबर की सीओ आती है और इसमें हमें ज़रूरी नहीं कि एड्रेसिंग मोड से सवाल आए, और ज़रूर इस साल आया था एड्रेसिंग मोड से सवाल, ठीक है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि वो न्यूमेरिकली पूछेगा। और बहुत सारे एड्रेसिंग मोड है। कल के में हम लोग रिलेटिव एड्रेसिंग मोड के बारे में बात करेंगे, फिर हम एडिशनल एड्रेसिंग मोड्स के बारे में भी बात करेंगे, जिसमें हमारे पास एक इम्प्लिसिट होता है। ठीक है, इम्प्लिसिटली हम वैल्यूज़ दे देते हैं, वो हम आगे देखेंगे। इंक्रीमेंट, डिक्रीमेंट, ऑटो इंक्रीमेंट, ऑटो डिक्रीमेंट भी देखेंगे। तो कल मेरे ख्याल से हमारा लास्ट लेक्चर होना चाहिए एड्रेसिंग मोड को लेके। उसके बाद हम दूसरे टॉपिक पे, जो कि हमारा शायद मेमोरी होगा, देखते हैं। ठीक है, यही सारी चीज़ हम लोग बोर्ड पे भी कर रहे हैं एक प्रेक्टिकल वे में। जो आपका इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूशन था वो डिस्कस होगा अब, उसकी वीडियो आएगी जल्दी, उस पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, क्योंकि वहाँ पे मैं आपको फ्लो दिखाऊंगा कि कैसे एक इंस्ट्रक्शन फैच होता है। अभी हम फैच की बात करेंगे, उसमें एग्जीक्यूट आगे आएगा। ठीक है, क्योंकि हमें उसके लिए माइक्रो प्रोग्राम्स भी पढ़ने हैं, माइक्रो इंस्ट्रक्शंस भी पढ़ने हैं, वो सब हम लोग आगे देखेंगे। चलिए, तो यहाँ पे आज की क्लास हम एंड करते हैं। इंडेक्स एड्रेसिंग मोड डिस्कस किया था आज की क्लास में। वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत ही आसान वे में मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, और ऐसे ही हम लोग धीरे धीरे पूरा सीओ कंप्लीट करेंगे। और गेट और बार्क जैसे बहुत से एग्ज़ाम जो हमारे पास आने वाले हैं, उनकी तैयारी करते रहेंगे। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।